बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम आमिर साक फ्रॉम स्टार इंस्टीट्यूट लाहौर। हम चलते हैं जी विदाउट वेस्टिंग टाइम नेक्स्ट डिस्कशन की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन यूनिट स्पोर्ट एंड मूवमेंट। ह्यूमन फिजियोलॉजी में से कुछ ऐसे यूनिट हैं जैसे रिप्रोडक्शन है और इसी तरह से नर्वस सिस्टम एंड स्पोर्ट एंड मूवमेंट जो कभी भी इग्नोर नहीं किए गए किसी भी सिलेबस के अंदर। तो डेट्स वाई इसको भी आप लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। सो आप मेरे साथ रहिएगा ताकि आपके सारे पॉइंट्स इंशाल्लाह इसके बारे में क्लियर हो सकें। तो हम चलते हैं आंसर्स की तरफ विद कंप्लीट डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1, द फंक्शन ऑफ कैल्शियम आयंस इन मसल कंट्रैक्शन इज 2। अब कैल्शियम आयंस का फंक्शन आपसे पूछा गया है बेसिकली, तो क्या इसका आंसर है 8m द ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इंपल्स? नो, ये इन एक्चुअली इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स में क्या ये हेल्प करता है? सो बाइंड टू ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल एंड काज देम टू फॉर्म क्रॉस ब्रिजेस। ट्रोपोमायोसिन के साथ ये बाइंड नहीं करता, ये ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करता है। चार्ली लिखा हुआ है पोलराइज विजिबल लाइट, नो, वो तो थिक फिलामेंट करता है, यानी कि वो मायोसिन फिलामेंट करता है, कैल्शियम का उसमें रोल नहीं होता। सो बाइंड टू द ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल एंड काज देम टू मूव। यस, डेल्टा इज द राइट ऑप्शन, जो कि ट्रोपोनिन के साथ इसका कॉम्प्लेक्स बनता है जी, ट्रोपोनिन सी कॉम्प्लेक्स। और उस कॉम्प्लेक्स के बनने के बाद ट्रोपोनिन मूव करता है और ट्रोपोमायोसिन को डिस्प्लेस करके एक्टिन की बाइंडिंग साइट को एक्सपोज किया जाता है फॉर द ग्लोब्यूलर हेड्स ऑफ मायोसिन फिलामेंट। तो राइट आंसर इज द डेल्टा ऑप्शन, बाइंड टू ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल एंड काज देम टू मूव। क्वेश्चन नंबर 2, थिन फिलामेंट्स ऑफ मसल कंटेन डैश चेन्स ऑफ एक्टिन मॉलिक्यूल्स। क्या वो 2 होती हैं, 4 होती हैं, 3 होती हैं या 1 होती है चेन? हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं थिन फिलामेंट की। अब इसमें यू नो के 3 किस्म की प्रोटीन्स हैं। एक एक्टिन प्रोटीन है, फिर उसके बाद ट्रोपोनिन का कॉम्प्लेक्स होता है इसमें, और फिर ट्रोपोमायोसिन होती है। तो हमसे पूछा गया जी कि ये एक्टिन की कितनी चेन्स होती हैं? आपने देख रहे हैं कि ये 2 चेन्स हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स, जो कि ट्विस्ट किया हुआ है उन्होंने एक दूसरे के इर्द गिर्द। So that's why right answer is the alpha option, 2 chains of actin molecules. Question number 3, the thick filament in a myofibril of a muscles are made up of। तो वो किस चीज के बने हुए हैं? एक्टिन, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन या मायोसिन? राइट आंसर इज द डेल्टा ऑप्शन, आसान सा आंसर है मायोसिन। जैसे अब आपको नजर आ रहा है थिक फिलामेंट के अंदर मायोसिन प्रोटीन्स होती हैं और उसको मायोसिन फिलामेंट भी इसी वजह से नाम दिया जाता है, जिसमें एक टेल होती है और फिर 2 ग्लोब्यूलर हेड्स आपको जैसे नजर आ रहे हैं जो क्रॉस ब्रिज बनाएंगे बाद में। क्वेश्चन नंबर 4, द स्ट्रक्चर व्हिच जॉइंस अ मसल टू अ बोन। अगेन राइट आंसर इज द अल्फा ऑप्शन, आसान सा क्वेश्चन था, टेंडन। टेंडन इज द कनेक्टिव टिश्यू व्हिच अटैच द मसल विद अ बोन। लेकिन एक होता है लिगामेंट जो कि बोन को बोन से जोड़ता है, तो वो बीटा ऑप्शन पे लिखा हुआ है। लेकिन अभी आपसे पूछा गया था मसल किसकी वजह से ज्वाइन करता है बोन के साथ, तो राइट आंसर इज द अल्फा, टेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ओवरलैपिंग ऑफ थिक फिलामेंट डज नॉट अकर इन। तो इसका आंसर क्या आई बैंड में, ए बैंड में, एम बैंड में या जी बैंड में? जी बैंड नहीं होता, एम बैंड भी नहीं होता। एक्चुअली वो जस्ट ऑप्शन एक तरह से यूं कह लें पूरे किए गए मसल बंडल होते हैं, एम बैंड वगैरह नहीं। तो ए और बी में से आंसर हमें देना था, तो ओवरलैपिंग हमें आई बैंड में नजर नहीं आती। अब आप लोग देख रहे हैं जी, ये सार्कोमियर का एरिया है जिसमें ए बैंड के अंदर आप लोगों को थिक और थिन फिलामेंट की ओवरलैपिंग नजर आ रही है, लेकिन जो आई बैंड है वो एरिया है स्पेशली जहां सिर्फ थिन फिलामेंट हैं और कोई थिक फिलामेंट वहां एरिया में मौजूद नहीं होता। इसलिए इसका आंसर था आई बैंड इज द एरिया वेयर नो ओवरलैपिंग इज प्रेजेंट और टेक्स प्लेस। क्वेश्चन नंबर 6, which one of the following changes occur when skeletal muscle contracts? आपने 3 वो चेंजेस पढ़ी होती हैं, आई बैंड शॉर्टन, जी लाइन कम क्लोज टू ईच अदर एंड एच जोन डिसअपीयर। तो अगर आपसे पूछा गया जी कौन से वाला चेंज होता है, तो अल्फा इसका आंसर है जी, आई बैंड, बल्कि आई बैंड शॉर्टन्स ओनली, ये ओनली वाली बात से ये आंसर नहीं होगा, चार्ली इसका आंसर। आई बैंड शॉर्टन्स एंड जी लाइंस गेट गॉट क्लोजर यानी कम क्लोज टू ईच अदर। तो राइट आंसर इज द चार्ली ऑप्शन। ओनली अगर ना लिखा होता तो अल्फा आंसर हो सकता था, बट चार्ली इज द आंसर। आई बैंड शॉर्टन्स एंड जी लाइंस गॉट क्लोजर। क्वेश्चन नंबर 7, each muscle fiber is surrounded by a modified cell membrane। उसको हम क्या कहते हैं जी? अल्फा सार्कोलीमा का नाम देते हैं। यही इसका आंसर है, बीटा, चार्ली, डेल्टा फिर हम इग्नोर कर देंगे। सो ये आपको नजर आ रही है कि जो मेम्ब्रेन होती है मसल फाइबर की, डेट इज नोन एज सार्कोलीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, a sarcomere is the region of a myofibril between 2 successive M lines, Z lines, I band, TTVs, आसान सा again answer है beta option। Z lines is the boundary of the sarcomere as well as the lines which separate one sarcomere to the other, and 2 consecutive Z lines contain in between a sarcomere area।
So that's why the answer is Z lines. Question number 9. The sarcolemma of muscle fiber folds inward and forms a system of tubes which runs through the sarcoplasm. हम उन ट्यूब्स को क्या नाम देंगे? इसमें से मायोफिलामेंट कहेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, जी लाइंस कहेंगे, या डेल्टा ऑप्शन ट्रांसफर ट्यूब्यूल्स कहेंगे? तो राइट आंसर इज द डेल्टा ऑप्शन। ये अब आपको नजर आ रही है जी, टी ट्यूब्यूल इनको शॉर्ट करके बोला जाता है, पूरा इनका नाम क्या है? ट्रांसफर ट्यूब्यूल। कैसे प्रोड्यूस होती हैं? सार्कोलीमा के इन्वेजिनेट करने की वजह से, जो अंदर सार्कोप्लाज्म के अंदर इन्वेजिनेट करके मैसेज पहुंचाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, और फिर कैल्शियम आयंस रिलीज होते हैं साइटोसोल एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. According to sliding filament theory, when muscle fibers are stimulated by nervous system, which of the following changes occur? तो कौन सी चेंजेस होती हैं? आई बैंड शॉर्टन अभी हम बात कर चुके हैं, यस ये आंसर है। H zone becomes more visible, no. H zone disappears. Z lines move further, no. They come close to each other and A band broadens, गलत बात। तो अल्फा ही जस्ट इसका आंसर होगा, इस दफा I band shortens. Question number 11. The repeated protein pattern of myofibril is called. क्या हम उसको सार्कोमियर कहें, जायोमियर कहें, सार्कोलीमा कहें, या क्रॉस ब्रिजेस कहें? ये डेफिनेटली आपके सामने जी अब मौजूद है सार्कोमियर, और इसको हम प्रोटीन पैटर्न कह सकते हैं, रिपीटेड प्रोटीन पैटर्न, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप या कंसेक्टिवली आते जाते हैं। और इसमें देखें बहुत सारी प्रोटीन्स आपको देखी नजर आ रही हैं, उनके नाम जैसे डेस्मीन है, टाइटिन है, इसी तरह से आपको मायोसिन थिक फिलामेंट में मिलेगी, एक्टिन थिन फिलामेंट में मिलेगी, ट्रोपोनिन मिलेगी, ट्रोपोमायोसिन मिलेगी थिन फिलामेंट में। So that's why this area is known as the protein pattern, repeated protein pattern. So right answer is the alpha option, sarcomere. Next question number 12. When more energy is required in muscle contraction, then that energy can also be produced by as secondary source. Primary source ATP है, और आपको इनमें से सेकेंडरी सोर्स पूछा गया कि जब आपके मसल्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए तो वो इनमें से किस फॉर्म में वो एनर्जी लेगा? अल्फा ग्लूकोज, फॉस्फोक्रेटिनिन, बीटा चार्ली फ्रुक्टोज, डेल्टा लैक्टिक एसिड। इसमें भी अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है, बच्चों का जो आंसर होता है वो लैक्टिक एसिड ज्यादा देखने को मिल जाता है, जबकि वो एक एडिशनल सोर्स है कब? ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन, जब ऑक्सीजन मौजूद ही ना हो बिल्कुल। तो अभी हमारे पास आंसर क्या है? बीटा ऑप्शन, फॉस्फोक्रेटिनिन या क्रिटाइन। सो ये वो एनर्जी सोर्स है जो एटीपी के अलावा नॉर्मली हम जब ज्यादा एनर्जी चाहिए तो यूज करते हैं। जो एनारोबिक कंडीशंस है उसमें फिर लैक्टिक एसिड आता है, लेकिन वो भी एक टेक्निकल प्रोसेस है जिसके थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस हम उसको बोलते हैं। तो इस वजह से उसका भी डायरेक्ट जो है वो एनर्जी सोर्स नहीं है, उसका एक प्रोसेस से ताल्लुक है, फिर कहीं जाकर एनर्जी मिलती है। तो इसलिए इसका आंसर बीटा ऑप्शन था, फॉस्फोक्रेटाइन। Question number 13. The calcium ions released during a muscle fiber contraction attach with. अभी हम ये पीछे बात कर चुके हैं जी, इसकी अटैचमेंट किसके साथ होगी? अल्फा ट्रोपोनिन के साथ होगी, जिससे ट्रोपोनिन सी कॉम्प्लेक्स बनेगा और उसकी वजह से फिर ट्रोपोमायोसिन को डिस्प्लेस किया जाएगा। अब आपके सामने ये नजर आ रहा है आपको जी कि ये तीन जो थे, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, एक्टिन, उसमें से कैल्शियम किसके साथ आकर अटैच हुआ? ट्रोपोनिन के साथ आकर अटैच हुआ। Question number 14. Where can we find H zone in the figure of the fine structure of skeletal muscle myofibril? हम myofibril के अंदर H zone को कहाँ देखेंगे? क्या mid of the A band या I band? In I band beside the Z line या along the I band? Again sarcomere की डायग्राम हमें हेल्प कर रही है कि ये हमें इन बिटवीन, बिल्कुल दरमियान के एरिया में मिल रहा है। किसके दरमियान में? A band के दरमियान में। तो राइट आंसर इज द अल्फा इन द मिड ऑफ ए बैंड। ये उसका एरिया है जहां थिन फिलामेंट्स अभी ओवरलैपिंग शो नहीं कर रहे, लेकिन जब ये कंट्रैक्शन होगी तो ये एरिया भी ओवरलैपिंग करना शो कर देगा, तो इसी वजह से फिर एज जोन डिसअपीयर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15. द लेंथ ऑफ मायोफिब्रिल फ्रॉम वन जी बैंड टू द नेक्स्ट इज डिस्क्राइब्ड एज। काफी दफा ये क्वेश्चन आ गया जी, ऑलमोस्ट वर्ड चेंज होकर बार बार ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो राइट आंसर इज द डेल्टा ऑप्शन, सार्कोमियर। Question number 16. Muscles is made up of many cells which are referred to as. हम उनको मायोफाइबर्स का नाम देते हैं एक, और दूसरा हम उनको कहते हैं मसल फाइबर। मायोफिब्रिल नहीं कहेंगे, उन सेल्स का नाम क्या है? डेल्टा ऑप्शन, मसल फाइबर या मायोफाइबर। ये अब आपको दिखाई दे रहा है जी मसल बंडल, और इस मसल बंडल के अंदर ये सारे फाइबर्स हैं जिसको हम लोग मायोफाइबर्स भी कह सकते हैं और मसल फाइबर्स भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17. Each end of the entire muscle is attached to the bone by a bundle of. ये अभी पीछे क्वेश्चन आया कि हम उनको टेंडन्स बोलेंगे, लेकिन टेंडन्स के हवाले से अब आप लोगों को इन चार ऑप्शंस में से आंसर देना है। बेसिकली आपको कंपोजिशन पूछी जा रही है टेंडन्स की, क्या वो कैराटिन प्रोटीन के बने होते हैं? यहीं से आंसर गलत हो गया, क्योंकि वो कैराटिन के नहीं बने होते। आपके मसल और बोन्स के अंदर कैराटिन नहीं होती, आपके बालों में, आपके नाखूनों में
कैराटीन हो सकती है, और स्किन के अंदर भी आपको टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स हैं स्पेशली रेप्टाइल्स उसमें मिल सकती है, बट आपको यहाँ नहीं मिलेगी। बेटा क्या कोलेजन है? यस है, लेकिन क्या वो इलास्टिक है? नो, वो इलास्टिक नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर क्या है? चार्ली ऑप्शन, कोलेजन नॉन इलास्टिक। इलास्टिक हम लोग नाम लेंगे लिगामेंट के लिए, तो टेंडन के लिए नॉन इलास्टिक जो है वो यूज होगा वर्ड, तो इसलिए इसका आंसर है चार्ली। डेल्टा फिर कैराटीन लिखा हुआ है, तो वहीं से ये बात अगेन गलत हम कर देंगे, तो चार्ली इज द राइट ऑप्शन। ये बात आपको जी दिखाई दे रहा है, जैसे ये मसल के अंदर जो टेंडल है, टेंडन का एरिया है, वहां पर आपको बकायदा तौर पर कोलेजन का नाम लिखा नजर आ रहा है, बट ये इन इलास्टिक यानी कि नॉन इलास्टिक एरिया है। क्वेश्चन नंबर 18, स्केलेटल मसल फाइबर्स इनमें से किस शेप के होते हैं? अब हमने जाना है बेस्ट ऑप्शन की तरफ। हमारी बुक ने ना हमें स्केलेटल मसल फाइबर की दो शेप्स बताई, एक उसने कहा था सिलेंड्रिकल शेप और एक उसने कहा हुआ है स्पिंडल शेप, लेकिन यहाँ स्पिंडल लिखा हुआ है, लेकिन वो कभी कभी होती है, हमेशा नहीं होती, तो इसलिए उससे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है बीटा ऑप्शन, बैरल शेप। अभी आप लोगों को नजर आ रही है शक्ल मसल फाइबर्स की, तो पूरे फाइबर्स का जो ग्रुप होगा हम उसको बैरल शेप कहेंगे। बैरल कहते हैं ड्रम की तरह का, तो जैसे लंबा सा एक ड्रम होता है, या जब आप लोगों ने कभी वो देखा होगा लकड़ी का, जो कि थोड़ा सा दरमियान से ब्रॉडर होता है और ऊपर और नीचे से थोड़ा सा नैरो होता है, लेकिन वो ड्रम की शेप का स्ट्रक्चर बैरल शेप कहलाता है, एंड दैट शेप इज आल्सो फाउंड इन स्केलेटल मसल। अगर ये ऑप्शन ना होता तो हम स्पिंडल शेप की तरफ जा सकते थे, लेकिन अभी बेस्ट ऑप्शन में हमें आंसर मिल रहा है बीटा ऑप्शन, बैरल शेप। क्वेश्चन नंबर 19, ईच डार्क बैंड क्या कहलाता है? ए बैंड बिकॉज इट इज एनआइसोट्रॉपिक, यस दैट इज द राइट आंसर। हमें कोई और ऑप्शन की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए बाकी सारे ऑप्शंस गलत लिखे होंगे, जैसे ए का आई से आइसो से ताल्लुक नहीं, आई का एन आइसो से ताल्लुक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, आर ऑल बिलोंग टू ए बैंड एक्सेप्ट, सारी चीजों का ताल्लुक ए बैंड से है, एम लाइन, एच जोन, जी लाइन, मायोसिन, तो इनमें से किसका नहीं है? अब आपके सामने अगेन वही सार्कोमियर की डायग्राम आ गई है। ये सारा ए बैंड है जिसमें मायोसिन फिलामेंट मौजूद है, एम लाइन मौजूद है, फिर एच जोन मौजूद है, थिक फिलामेंट मौजूद है, तो इसलिए क्या नहीं है? चार्ली ऑप्शन, जी लाइन इसका पार्ट नहीं है, वो आई बैंड का पार्ट होता है, जी लाइन। क्वेश्चन नंबर 21, द जॉइंट दैट अलाउज द मूवमेंट इन सेवरल डायरेक्शंस, जॉइंट का टॉपिक आपके सिलेबस में शामिल है, तो इसको जरूर आपने याद रखना है। सारे जो हमारे पास टाइप्स हैं, बल्कि कुछ क्वेश्चंस आएंगे नहीं, उसमें काफी बातें इंशाल्लाह आपकी क्लियर हो जाएंगी। हम उसको क्या नाम देंगे? जो सेवरल डायरेक्शंस, काफी ज्यादा यानी डायरेक्शंस में यूं कह लें कि इन ऑल प्लेन वो मूव कर सकते हैं, जो बोन्स का जो बोन है, तो इसका आंसर है जी बीटा ऑप्शन, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब आपको नजर आ रहा है इसमें आप जो शोल्डर जॉइंट की एग्जांपल देते हैं, हिप जॉइंट की एग्जांपल देते हैं, सो शोल्डर जॉइंट में ह्यूमरस जो है वो बॉल की तरह बिहेव करती है, और जो स्कैप्यूला है शोल्डर के अंदर वो सॉकेट की तरह बिहेव करता है, तो सॉकेट अपनी ही जगह पर रहेगा, बॉल उसमें घूमेगा, और जब बॉल हम कह रहे हैं तो फिर डेफिनेटली डायरेक्शन एक नहीं होगी, काफी ज्यादा डायरेक्शंस हम कह सकते हैं उसको, इसलिए इसका आंसर था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बाकी जॉइंट में जो हिंज जॉइंट है उसमें दो डायरेक्शन में मूवमेंट है, ग्लाइडिंग मूवमेंट ग्लाइडिंग जॉइंट में होती है, फाइब्रस जॉइंट में कोई मूवमेंट नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज एसोसिएटेड विद द जॉइंट्स? आसान सा आंसर है जी, टेटनस नो बैक्टीरियल डिजीज है, ऑस्टियोपोरोसिस कैल्शियम की, ये बल्कि एस्ट्रोजन की कमी से जो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं उसको कहा जाता है अर्थराइटिस, यस जिसको हम गंठिया कहते हैं जी उर्दू में, जोड़ों का दर्द स्पेशली, तो चार्ली इज द राइट आंसर, अर्थराइटिस, जो कि फिर आगे डिफरेंट टाइप का है, ऑस्टियो अर्थराइटिस, गॉउटी अर्थराइटिस, रूमाटॉइड अर्थराइटिस, डिपेंड करता है यूरिक एसिड की वजह से होगा तो रूमाटॉइड होगा, इसी तरह से बाकी की जो हमारे पास हैं वो सारे इसी जॉइंट से रिलेटेड होते हैं, तो इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट इज नोन एज अर्थराइटिस, चार्ली इज द राइट आंसर। टेटानी का ताल्लुक कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है और वो मसल्स की प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 23, विच कार्टिलेज इज प्रेजेंट एट द जॉइंट्स ऑफ लॉन्ग बोन्स? तो जो मूवेबल बोन्स हैं, लॉन्ग बोन्स हैं, वहां आपको मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज हमारी बॉडी की वो है, राइट ऑप्शन इज द चार्ली आंसर, हाइलिन कार्टिलेज। जैसे अब आपको नजर आ रहा है फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन, ये आपको पता है कि ये आपकी लेग के अंदर, थाई के अंदर स्पेशली मौजूद है, तो उसका जब जॉइंट अल्ना ये जो है टिबिया और फिबुला से बनता है, ये मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ, तो उस जॉइंट को फिर हम जो है वो हिंज जॉइंट कहते हैं, लेकिन वहाँ जो कार्टिलेज होती है उसको हम हाइलिन कार्टिलेज का नाम देते हैं। सो उसके अलावा उसने फिर लेबल किया हुआ है यहाँ पर एक और मेनिस्कल कार्टिलेज, जिसको मेनिस्कस भी कहा जाता है, तो वो तो ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा आंसर था चार्ली ऑप्शन, हाइलिन कार्टिलेज। क्वेश्चन नंबर 24, द जॉइंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डैश मेन टाइप्स, क्या वो 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 हैं?
اب آپ کے سامنے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ جی فائبرس, کارٹلیجنس, سائنوویل. موومنٹ کی بیس پر بھی اور اسٹرکچر کی بیس پر بھی ہمارے پاس 3 بیسک ٹائپس ہیں. تو رائٹ آنسر از دا بیٹا آپشن 3. سو فائبرس اموویبل ہیں, کارٹلیجنس سیمی موویبل ہیں, سلائٹلی موویبل جس کو ہم سم ٹائم بولتے ہیں, اور سائنوویل فریلی موویبل ہیں. Question number 25. Which type of joint lies at the shoulder joint and hip joint? یہ ذہن میں رکھ لیں, کسی بھی بون کے نا 2 اینڈ ہوتے ہیں, ڈسٹل پارٹ اور پروکسیمل پارٹ. اس سے ریلیٹ کر کے بھی یہ بات پوچھی جا سکتی تھی کہ فلاں بون کے پروکسیمل پارٹ پر کون سا جوائنٹ ہے اور اس کے ڈسٹل پارٹ پر کون سا ہے. ابھی آپ سے پوچھا گیا جی شولڈر جوائنٹ اور ہپ جوائنٹ میں کون سے والا جوائنٹ ہوتا ہے, تو میں پیچھے اگزامپل آپ کو دے چکا ہوں. دیٹ از چارلی آپشن, بال اینڈ ساکٹ جوائنٹ. Question number 26. سائنوویل جوائنٹ ان میں سے کیا ہے؟ کارٹلیجنس ہے, فائبرس ہے, بال اینڈ ساکٹ ہے, یا آل آف دیز؟ اس کا آنسر ہے جی چارلی آپشن, بال اینڈ ساکٹ کا تعلق اس کے ساتھ ہے بٹ کارٹلیجنس کا اور فائبرس کا نہیں ہے. باقی کون سے ہیں جی؟ ہنج جوائنٹ ہے, اس کے علاوہ کون سا ہے؟ گلائڈنگ ہے, اس کے علاوہ پیوٹ ہے, اس کے علاوہ کونڈیلوئڈ ہے. سو 5 ٹائپس ہیں سائنوویل جوائنٹس کی جو کہ آپ کی بک میں مینشن نہیں ہے, صرف 3 کا نام ہے جس میں سے ایک نام بال اینڈ ساکٹ بھی ہے. Question number 27. Which of the following pair is correctly matched? تو 3 غلط پیئر ڈھونڈ لیں, ایک آپ کو صحیح مل جائے گا. کارٹیلیجنس جوائنٹ کا تعلق اسکل بونز کے ساتھ ہوتا ہے, نہیں, وہ ورٹیبرل کالم کے ساتھ ہوتا ہے. ہنج جوائنٹ کا تعلق بٹوین ورٹیبری ہے, ابھی میں نے بتایا وہ کارٹیلیجنس جوائنٹ ہوتا ہے. کیا فائبرس جوائنٹ کا تعلق ٹیتھ ان جا ساکٹ ہے؟ یس, دیٹ از دا اموویبل جوائنٹ جو کہ آپ کے دانتوں کو آپ کے ساکٹ کے اندر فکس کر کے رکھتا ہے اور ان کو موو نہیں ہونے دیتا. So that's why that is the right answer. Fibrous joint teeth in the jaw socket صحیح pair ہے. اور جو fibrous joint کو ہم نے between phalanges کہا ہوا ہے یہ بھی غلط بات ہے, وہاں siddle joint ہم sometime بولتے ہیں نام اس کا, تو وہ fibrous نہیں ہوتا, وہ movable ہی ہوتا ہے. Next question number 28. Femur and ulna, چاہیے options پہلے آ گئی نہیں, question بعد میں. Question یہ ہے, hinge joint is present between dash and dash. تو بہت آسان ساری, یہ النا اور ریڈیس بھی آنسر ہو سکتا تھا, یہ جو ہے وہ فیمر اینڈ ٹیبیا بھی آنسر ہو سکتا ہے, لیکن فیمر اینڈ النا نہیں ہو سکتا. ہیومرس اینڈ النا ہو سکتا ہے, جیسے اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہیومرس جب النا کے ساتھ جوائنٹ بنائے گی تو اس کو ہم ہنج جوائنٹ کا نام دیں گے. دوسرا اس کا کس کے ساتھ بنے گا؟ ریڈیس کے ساتھ بنے گا, تو وہ آپشن میں نہیں ہے. اور فیمر کے حوالے سے اگر آپ نے آنسر دینا ہوتا تو پھر آپ ٹیبیا اور فیبولا ان کو نام ذہن میں رکھتے جو لیگس کے اندر ہوتے ہیں, اور نی جوائنٹ کے اندر آپ لوگوں کو یہ جوائنٹ ملتا ہے. ابھی آنسر ہمارے پاس پھر اس میں سے کیا ہے؟ بیٹا آپشن, ہیومرس اینڈ النا. Question number 29. Example of pivot joint. تو pivot joint کہتے ہیں کہ جس میں ایک بون دوسری بون کے ارد گرد اس طرح گھومتی ہے جیسے کوئی اپنے ایکسس کے ارد گرد موو کرتا ہے. تو کیا وہ ہپ جوائنٹ ہے, اینکل جوائنٹ ہے, ریڈیو النر ہے, یا پھر میٹا جو ہے وہ کارپو فیلنجیل جوائنٹ ہے؟ تو رائٹ آنسر از دا چارلی آپشن, ریڈیو النر. جیسے اب آپ کو ڈائگرام نظر آ رہی ہے, ریڈیس اور النا سے ورڈ ہے ریڈیو النر. تو ریڈیس اور النا کے درمیان میں جو جوائنٹ ہوتا ہے, یہ آپ کی بک نے بھی دکھایا ہوا ہے لیکن اس کی ڈیٹیل نہیں بتائی. میں نے تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دیا, جیسے یہ اب آپ کو ساتھ والی ڈائگرام میں ایرو نظر آ رہا ہے اور وہ ایرو ڈائریکشن دکھا رہا ہے موومنٹ کی. تو جو باہر والی بون ہوگی اسپیشلی, بلکہ اندر والی بھی, تو وہ موو کرے گی جس طرح سے کوئی اپنے ایکسس کے ارد گرد, اس میں اسپیشلی باہر والی موو کرتی ہے. اس کا آنسر تھا پیوٹ جوائنٹ کے حوالے سے چارلی آنسر, ریڈیو النر جوائنٹس. Question number 30. ایلبو جوائنٹ ان میں سے کیا ہے؟ پیوٹ ہے, اینگولر جوائنٹ ہے, بال اینڈ ساکٹ ہے. ڈیلٹا آپشن بھی ہمارے پاس موجود ہے جی, ہنج جوائنٹ ہے, اینڈ دیٹ از دا رائٹ آنسر. ہنج جوائنٹ کے اندر آپ کو یہ میں دوبارہ سے دکھا دوں, یہ جیسے اب آپ کو نظر آ رہا ہے جی ایلبو جوائنٹ, تو اس میں آپ کو یہ جی ریڈیس, النا اور ہیومرس تینوں بونس نظر آ رہی ہیں اور یہ 2 ڈائریکشن میں موومنٹ ہوتی ہے. ہنج کا مطلب ہوتا ہے جو 2 ڈائریکشن میں موو کرے, جیسے ہمارے بازو کے اندر اوپر اور نیچے. کون آئے گا؟ النا اور ریڈیس. وہاں ہیومرس کیا ہو جائے گی؟ اموویبل بون. تو ہیومرس کے ڈسٹل اینڈ کے اوپر جوائنٹ ہے ہنج, اور اس کے پروکسیمل اینڈ پر جوائنٹ ہے بال اینڈ ساکٹ. تو میں پیچھے بتا چکا ہوں کہ کسی بھی بون کے کس اینڈ پر جوائنٹ پوچھا ہوا ہے, یہ پہلے غور سے پڑھنا ہے پھر آنسر دینا ہے. تو ہمارا رائٹ آنسر ہے جی ان آپشنز میں سے ہنج جوائنٹ. یہ تھے جی ہمارے پاس سارے کویشچن, یہ بات ختم ہو گئی جی. اب 30 ہی کویشچن ہم نے ڈسکس کیے ہیں, ٹائم بھی کم تھا اسی وجہ سے, تو تاکہ ڈسکشن جلدی آپ کو ذرا امپورٹنٹ چیزوں کی دے دی جائے. امید آپ لوگوں کے کافی پوائنٹس کلیئر ہوئے ہوں گے. 1-2 ٹیسٹ رہ گیا مزید ڈسکشن کا, تو میرے ساتھ اٹیچ رہیے گا. انشاءاللہ ان کو بھی کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد اپلوڈ کریں. جو کویشچنز ہیں وہ ضرور پوچھیں کمنٹ سیکشن میں, ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سارے پوائنٹس کلیئر کرنے کی بھرپور کوشش کریں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اپنا خیال رکھیے گا. بیسٹ آف لک اینڈ اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.